हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस व्याकरण भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रस्ताव लेखन के बारे में, कंपोजिशन राइटिंग। तो प्रस्ताव लेखन क्या होता है, इसको लिखने की विधि क्या होती है और इसकी महत्वपूर्ण नियम या ध्यान में रखने वाली बातें कौन सी होती हैं, वो आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्रस्ताव लेखन। तो प्रस्ताव शब्द का कोशगत अर्थ होता है विषय चर्चा। प्रस्ताव लेखन का अर्थ होता है किसी विषय की चर्चा करनी या उसके बारे में विस्तार पूर्वक से लिखना, जैसे कि हम निबंध लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से अंग्रेजी शब्द कंपोजिशन का अर्थ होता है रचना के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, कंपोजिशन यानी कि रचना करनी किसी चीज की। तो अतः प्रस्ताव से अभिप्राय है किसी प्रदत्त यानी कि विषय पर चर्चा करते हुए रचना करना, कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, उसकी क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, उससे समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, या फिर आप उनके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपने अपनी प्रस्तावना लेखन रचना करनी है। इसमें रचनाकार को अर्थात प्रस्ताव लिखने वाले को विषय तथा उसके केंद्र में स्थित मूल भाव के आसपास ही सोचना होता है। यानी कि जिस विषय से संबंधित आप कोई प्रस्ताव लेखन लिख रहे हैं, कोई प्रस्ताव रख रहे हैं, वो सिर्फ उस विषय से संबंधित ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसको लंबा करने के लिए इधर उधर की बातें बीच में ऐड कर दी। ठीक है, तो जो आप लिख रहे हो वो सिर्फ आपके विषय से संबंधित ही होना चाहिए, कोई इधर उधर की बात बीच में नहीं आनी चाहिए। तो वह प्रसंग विक्षेप या विषयांतर का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें कोई प्रसंग का आपने उपयोग नहीं करना या विषयांतर, किसी और विषय को बीच में उस विषय के नहीं लेके आना। तो ऐसा करने से वह प्रदत्त विषय भाव समस्या आपसे भटक जाएगा। ठीक है, अगर आप एक विषय को बताते हुए दूसरे विषय को बीच में ले आएंगे तो क्या होगा कि उस विषय से आप भटक जाएंगे और आप जो विषय आपने नया चुना उसको लेकर ही आगे चल देंगे। तो ऐसा नहीं करना। जिस विषय पर आप हैं आपने उस विषय पर रहना है। जैसे मान लिया आपका विषय इंटरनेट है, तो आप इंटरनेट के बारे में बताते बताते किसी मूवी के बारे में बताने लग गए, है ना। तो वो क्या हुआ कि आप उस चीज से भटक गए। आपने बताना है इंटरनेट की लाभ हानियाँ और आप बताने लग गए मूवीज की लाभ हानियाँ क्या है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो प्रस्ताव लेखन के दो पक्ष होते हैं, जिसमें एक में आप अपनी भाव, अपने विचार प्रकट करते हैं और एक में कला पक्ष यानी कि सुंदरता उसकी, आपने किस तरीके से उसको लिखा हुआ है, किस ढंग से लिखा हुआ है। तो लेखन विधि में भी सुंदरता का होना अति आवश्यक है, ताकि जो पढ़ने वाला है वो शुरुआत में ही जब वो पढ़े तो उसको पढ़ने की इच्छा और जाहिर हो। ठीक है, उसको कहते हैं कला पक्ष, यानी कि जो सामने वाला आपका पत्र है, आपका जो भी विस्तार लेखन है वो पढ़ रहा है, उसको रोचकता हो आपके पढ़ने में, आपकी लेखन को पढ़ने में। तो प्रस्ताव लेखन की विधि होती है, प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे पूर्व प्रदत्त विषय भाव समस्या का केंद्र बिंदु सोचना चाहिए। मतलब लिखने से पहले ही आपके दिमाग में पूरी स्टोरी, पूरा सब कुछ होना चाहिए कि हाँ मैंने क्या लिखना है। ये नहीं कि बिना सोचे ही लिखने बैठ गए कि चलो लिखते लिखते ही सोच लेंगे, कि एक पैरा पहले सोच लिया फिर लिख लिया, फिर दूसरा पैरा सोचा इसमें क्या लिखना है, फिर उसको लिखा, फिर ऐसे ही आगे आगे करते गए। तो ऐसा नहीं करना। पहले अपना पूरा प्लॉट अपना माइंड में क्रिएट कर लेना है कि आप लिखना क्या चाहते हैं, कैसे कैसे पैरास को आप डिवाइड करेंगे, किसमें क्या लिखेंगे। तो आपने पूरा अपने दिमाग में पहले से ही सेटिंग कर लेनी है कि मैंने इस तरीके से अपना लेखन कार्य करना है। उसके बाद प्रदत्त विषय से संबंधित अपने विचार रखते हुए विभिन्न तर्कों व प्रमाणों द्वारा पुष्ट करना चाहिए और अपने विचार भ्रामक ना लगे। तो नेक्स्ट क्या है कि आप जब कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसमें आप साथ के साथ एग्जाम्पल्स भी दो, ताकि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसको अच्छे से प्रूफ हो जाए कि आप क्या लिखना क्या चाहते हो, आपने जो लिखा हुआ वो बिल्कुल सही है, प्रमाणिक है। ठीक है, तो उसको प्रमाणिक बनाने के लिए साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी दो। जैसे मान लिया हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, ट्रैफिक नियमों की बात कर रहे हैं, तो उसमें एग्जाम्पल्स क्या देने हैं कि जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते उनको दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, उनको किसी दुखद दुर्घटना का सामना करना पड़ता है।
ठीक है, आप किसी एक्सीडेंट के बारे में लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने साथ में एग्जाम्पल्स भी देते रहना है। अगर नहीं देना चाहते इट्स ओके, बट एग्जाम्पल्स देना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न मदमानों या मतों, ये बहुत ही अच्छा जो पॉइंट है कि अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो उसमें जैसे आप मेहनत से संबंधित कोई चीज़ लिख रहे हो, है ना, तो उसमें आप किसी विचारक के, किसी महान व्यक्ति के कोट्स भी बीच में ऐड कर सकते हो, उनकी लाइन्स, उनकी लिखी हुई पंक्तियाँ बीच में ऐड कर सकते हो। ठीक है, उनके मत विचारों का आश्रय ले सकते हो, जिससे आपके ये कला पक्ष का पॉइंट हो गया। अगर आप किसी पंक्ति, जैसे कबीरदास की पंक्ति आपने ऐड कर दी है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो ऐसे क्या होता है, अगर हम किसी महान व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति की पंक्ति ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, कला पक्ष, सुंदरता आ जाती है हमारे लेखन में। ठीक है, उससे सामने पढ़ने वाले को ये लगता है कि हाँ, इस बच्चे को या जिसने भी ये लेखन कार्य किया है उसको काफ़ी अच्छी नॉलेज है, उसको लिखने का तरीका आता है कि कैसे लिखना चाहिए आकर्षक। अगला है समस्या में जुड़े प्रस्तावों में आंकड़े, घटनाएं, ये वही हो गया, प्रमाण देते हुए आपने उसको लिखना है। वाद विवाद या पक्ष विपक्ष से जुड़े विषयों पर प्रस्ताव लिखते समय अपने विचार किसी एक बिंदु पर, हाँ जी, तो यहाँ पर है पक्ष विपक्ष यानी कि डिबेट से। अगर आपसे कोई ऐसा विषय पूछा गया है कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपको ये अच्छा लगता है या चीज़ बुरी लगती है, तो आपने सिर्फ एक पॉइंट को साथ लेके चलना है। अगर आप उसके पक्ष में हो, ठीक है, तो आपने उसके पक्ष की, ठीक है, तो एक ही पॉइंट को लेकर चलना है। अगर आप जैसे मान लिया आपको कोई टॉपिक दिया, जैसे मान लो कि बेरोजगारी से संबंधित सरकार ने कोई प्रस्ताव रखा है आपके सामने, आप उससे खुश हैं या नहीं, ठीक है, अगर आप खुश हैं तो क्यों हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो क्यों हैं। तो उसमें से आपने सिर्फ एक पॉइंट को लेके जाना है कि बेरोजगारी से संबंधित सरकार ने जो भी योजना बनाई है उससे आप खुश हैं, तो आपने सारे वही पॉइंट लिखने हैं। अगर आप उससे खुश नहीं हैं तो आपने नहीं के बारे में सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, मतलब एक पॉइंट पे लेके चलना है अपने पूरे विचार को। ये नहीं कि पहले एक लिख दिया, आप उससे भी सहमत हैं, आप दूसरे से भी सहमत हैं, तो एक चीज़ से सहमत रहिए जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद है यदि किसी कहावत, लोकोक्ति, सूक्ति या कथन का प्रस्ताव लिखने को कहा जाए तो पहले उसका केंद्रीय अर्थ अवश्य ग्रहण करें, तब उस पर, अगर यहाँ पर जैसे लोकोक्तियाँ होती है, कहावत होती हैं, तो प्रस्ताव लेखन में क्या होता है कि आपको कोई सामाजिक विषय भी दिया जा सकता है या फिर आपको कोई कहावत या कोई लोकोक्ति भी दी जा सकती है, जैसे कर भला हो भला, तो आपको ये भी दिया जा सकता है कि इससे संबंधित आप कोई प्रस्ताव लेखन लिखिए। तो सबसे पहले आपने इसका अर्थ समझना है कि इसका अर्थ क्या है, कर भला हो भला से हमें क्या शिक्षा, क्या मिल रही है, इसका अर्थ क्या है, इसकी व्याख्या क्या होगी, तो उस पर आधारित फिर आपने उस कथा की रचना करनी है, कहानी की रचना करनी है। तो कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल देखा जाता है। ठीक है, इसमें लघु, सहज, सुबोध, स्पष्ट आपके वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप कोई भी रचना कर रहे हो तो उसमें सरल भाषा का प्रयोग करें आप, मतलब ऐसा नहीं है कि कठिन शब्दों का प्रयोग करते करते आप अपने विषय से ही भटक जाएं, तो सरल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस यूज करो। ठीक है, कोई भी खिचड़ी भाषा से परहेज करना चाहिए, यानी कि खिचड़ी नहीं पकानी, आपने सिंपल सी स्टोरी लिखनी है जो आपको भी सुनने में अच्छी लगे और सामने वाले को भी अच्छी लगे। आगे है प्रस्ताव का क्लेवर। क्लेवर यानी कि प्रस्ताव लेखन के जो भाग होते हैं, कैसे आप भागों में विभक्त करके उसको लिख सकते हैं। तो पहला है प्रारंभ। तो इसमें प्रदत्त विषय समस्या की प्रस्तावना होती है, विषय या समस्या की गंभीरता पर विचार, इसी प्रारंभिक चरण में एक अनुच्छेद करना चाहिए। ठीक है, प्रारंभ में सिर्फ जो भी आप विषय लिखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कथ्य विवेचन। तो इसमें विवरण हमने देना होता है। ठीक है, समस्या पर तर्कपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया जाता है, विस्तार से हम लिखते हैं। और समापन भाग में इसमें अपने विवेचन के निष्कर्ष, सुझाव या समाधान आदि दिए गए होते हैं। ठीक है, तो वो आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि आपसे टॉपिक क्या है। ठीक है, या तो आप उसमें निष्कर्ष लिख सकते हो या फिर उसमें सुझाव दे सकते हो।
ठीक है, समाधान दे सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम विषय, ऐसा विषय कोई दिया हुआ है आपको, तो ये प्रस्ताव आपके अपने दृष्टिकोण पर आधारित समापिका होती है। ठीक है बच्चों। इसके बाद विषय की दृष्टि से प्रस्तावों का वर्गीकरण। तो विषय कौन कौन से हो सकते हैं? वर्णनात्मक हो सकता है, वर्णन करना, विवरणात्मक हो सकता है, उसका वृत्तांत पेश करना, विचारात्मक, अपने विचार पेश करने, भावात्मक, भाव उसमें क्या है, और फुटकर। तो वर्णनात्मक में इसमें आप यात्रा का वर्णन कर सकते हो, ऋतु का, तीर्थ का, दर्शनीय स्थल, भवन, उत्सव आदि। विवरणात्मक में वृत्तांत की प्रधानता होती है, ये वर्णन प्राय कालगत होता है, ठीक है, समय पर आधारित। विचारात्मक, इसमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, जिसके कारण विचार पक्ष प्रधान होता है। ठीक है, इसमें आपने बुद्धि तत्व यानी कि आपने खुद अपने दिमाग से कि आप उस विषय के बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में लिखना होता है। और भावात्मक में एकता, दया, परोपकार, अहिंसा, आकर्षण आदि, ये सब भावात्मक में आ जाते हैं। फुटकर में जैसे मिले जुले विषय होते हैं, जिनमें भाषा, विज्ञापन, आत्मकथा, जीवनी आदि पर विचार किया जाता है। तो अब बच्चों कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे विषय दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ऋतु का विषय दिया हुआ कि आपकी प्रिय ऋतु कौन सी है, क्यों है, इस ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में, के महत्व के बारे में बताइए। तो अब यहाँ पर सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने अंदर इसके बीच में लिखनी है, वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर बोली गई है। तो प्रिय ऋतु कौन सी है, आप ऋतुओं के बारे में बताते हो, अपनी ऋतु के, प्रिय ऋतु के बारे में लिख सकते हो। क्यों है, आप उसके संबंध में लिख सकते हो। फिर ऋतु में मनाए जाने वाले त्योहार कौन से होते हैं। तो भारत में तो बच्चों, भारत है ही त्योहारों का प्रदेश, है ना, तो हर ऋतु में कोई ना कोई त्योहार आते रहते हैं, तो आपने उन त्योहारों से संबंधित भी आगे लिखना है। जैसे यहाँ पर प्रस्तावना दी गई है, भूमिका लिखी हुई है कि भारत प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है, बहुत सारी ऋतुएं होती हैं। और इसमें देखो एक कोट, ये भी पंक्तियां भी ऐड की गई हैं, शीतल मन सुगंध पवन हर लेता श्रम है, 6 ऋतुओं का विविध दृश्य अद्भुत क्रम है। तो 6 ऋतुएं होती हैं हमारे देश में। तो फिर अपनी ऋतु के बारे में बताते हुए फिर उसमें संबंधित कौन कौन से त्योहार आते हैं उनके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, बसंत पंचमी आती है, बसंत के त्योहार आते हैं, उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। तो अंत में समापन किया हुआ है कि बसंत उल्लास उमंग, यहाँ पर इन्होंने वसंत ऋतु से संबंधित लिखा है। तो अंत में आपने समापन किया हुआ है इन्होंने कि सौंदर्य माधुर्य की ऋतु होती है बसंत ऋतु, स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कवियों की दृष्टि से ऋतु बहुत प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक और रोचक है। इसी तरह से आप एक और उदाहरण देख लेते हैं। हाँ जी, जैसे ये है, आपकी दृष्टि में व्यक्ति के जीवन में अध्यापक का क्या महत्व है, अध्यापक बनने के लिए किन गुणों का होना आप आवश्यक समझते हैं। ये आपका बुद्धि तत्व वाला हो गया, यानी कि विचारात्मक। इसमें आपके मत पूछा गया है, आपके विचार पूछे गए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कि अध्यापक में, एक अच्छे अध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कौन कौन सी ज़रूरतें होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप अवश्य अध्यापक बनेंगे तो आप किन अवगुणों को सदैव अपने से दूर रखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से शुरुआत देखो इसकी कितनी सुंदर पंक्तियों से की गई है कि गुरु संस्कृति के पोषक हैं, वे ही ज्ञान प्रदाता हैं, साक्षरता के अग्रदूत से वे ही राष्ट्र निर्माता हैं। तो फिर इसकी शुरुआत की गई है कि शिक्षा प्रणाली का आधार स्तंभ होते हैं अध्यापक, उनके बारे में लिखा गया है। फिर मेरे विचार से फिर आपका विचार पूछा गया, तो फिर आपके विचार से इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए। देखो ये फिर पंक्ति ऐड की गई है कबीरदास जी की, गुरु गोबिंद उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए, है ना। तो इसी प्रकार से आपने सबसे पहले गुरु के जो गुण होते हैं उनके बारे में बताते रहना है। फिर बाद में इन्होंने जो कि कहा है कि अवगुणों का भी आपने विचार प्रकट करने अपने, तो आपने फिर वो भी बताना है कि अवगुण कौन से, उन सभी दुर्गुणों को वृत्तियों से दूर रखूंगा मैं अपने आप को। ठीक है, वर्तमान में जो भी आएंगी, ठीक है, अपने अध्यापकों का अनुकरण करते हुए विशेषकर अपने उनके पहनावे व चाल ढाल का। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं एक आदर्श अध्यापक बनूं स्वयं को। ये इसकी समापन की पंक्तियां हो गई। ठीक है, दिखावा ना करूं, भावी निर्माण में सहयोग दे सकूं, साथ ही मेरे प्रयास होगा कि विद्यार्थियों को प्रबुद्ध नागरिक बनने का मौका दूं। ठीक है, तो ये थे इनसे संबंधित, विषय से संबंधित।
अब आगे हम एक बार और देख लेते हैं उदाहरण, जैसे लोकोक्तियों मुहावरों पर आधारित भी आपको प्रस्तावना लेखन आ सकती है। जैसे यहाँ पर है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। तो इस उक्ति को आधार बनाकर कोई कहानी लिखनी है। तो ईश्वर की माया यानी कि जो भी ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए होता है और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी कि एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता असफलता, निराशा आशा आती रहती है। तो उनसे संबंधित आपने एक यहाँ पर कहानी लिख देनी है। ठीक है, तो आपका होमवर्क, आपने ये कहानी पढ़नी है, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से इसको लिख कर देखिएगा, और अगर आप खुद भी कोई कहानी बना सकते हैं इससे संबंधित तो बहुत अच्छी बात है, खुद भी बनाइए। ठीक है, उसके बाद मैं आपकी कहानी को चेक करूँगी कि आपने उसको कैसे लिखा हुआ है अच्छे से। जैसे एक और है यहाँ पर, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस लोकोक्ति को आधार मानकर कोई मौलिक कहानी लिखिए। तो बोए पेड़ बबूल यानी कि अगर कर्म अच्छे नहीं करोगे तो आपको फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है, इससे संबंधित आप कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे आप एक और चरण आता है, इसमें क्या है, आपको एक चित्र दिया जाएगा। ठीक है, प्रस्ताव लेखन में 3 प्रकार के आपको आ सकते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, उदाहरण, जैसे हमने किया विषय लेखन वाला, उसके बाद लोकोक्तियों मुहावरों वाला, अब ये है चित्र लेखन। इसमें आपको एक चित्र दिया जाएगा, दिखाया जाएगा एग्जाम्स में, आपने उस चित्र से संबंधित कि उस चित्र में क्या क्या दिखाया गया है उससे संबंधित लिखना है। ठीक है, जैसे ये चित्र है, इसमें चित्र में पिकनिक सा लग रहा है ना, तो इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसका कहानी बनाइए। यहाँ पर स्वच्छता अभियान से संबंधित हो गया ये, है ना। तो इस प्रकार के भी आ सकते हैं, लेकिन आपको चॉइसेस आती हैं, बहुत सारी आती हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है कि आप किस तरह का लेखन रचना करना चाहते हो। ठीक है, वो आप पर निर्भर करता है। आप लोकोक्तियों मुहावरों पर आधारित अपने आप को निपुण बनाना चाहते हो उसमें या इसमें या फिर विषय लेखन में, वो आप पर निर्भर करता है कि आप किस में अपना 100% दे सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारा आज के प्रस्ताव लेखन। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।